एक फिजिक्स का और एक बायोलॉजी का। और हो सकता है कि बहुत जल्द ही जियोग्राफी का भी टेस्ट सीरीज चलेगा। तब एक एक दिन के अंतराल पर एक एक का टेस्ट सीरीज अपलोड किया जाएगा और उनको डिटेल में आपको समझाया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि 15 क्वेश्चन का टेस्ट है। अगर आपके 15 में से 12 से 15 के बीच में सही होते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपके 8 से 12 के बीच में सही होते हैं तब भी आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर आपके 5 से 8 के बीच में सही होते हैं तब आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी तैयारी से कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। तो चलिए पूरी ईमानदारी से टेस्ट दीजिए और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है गति बढ़ती है, गति घटती है, वैसी ही रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन ए सही है, गति बढ़ती है। आप ताप बढ़ाओगे तो प्रकाश की गति जो है बढ़ती जाती है। सिंपल सा समझिए। जैसे जैसे आप देखिए शीशे में प्रकाश की चाल पानी की तुलना में थोड़ी सी कम होती है और हवा में और ज़्यादा होती है। मतलब ये है कि जैसे जैसे माध्यम सरल या विरल होता जाएगा प्रकाश की चाल बढ़ती जाएगी। अब माध्यम विरल कैसे होगा? जैसे कि ठंडियों में जो मौसम होता है ज़्यादा कोहरा होता है, घना होता है, लेकिन गर्मियों का मौसम ज़्यादा पतला होता है, हवाएं बहुत पतली होती हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा होता है, हवा में जलवाष्प नहीं होती है। ये अब जब जलवाष्प नहीं होगी, वायु पतली होगी, तो प्रकाश को आने में आसानी होगी। अतः ताप बढ़ाने पर प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलते हैं प्रकाश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, यहीं पर एक चीज़ और बता दें आपको कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.2 या 3 सेकंड तक आती है, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तो ये 3 लाख, तो एक सेकंड में 3 लाख चलती ही है, 1 कुछ सेकंड लेती है। यहाँ पर आप जो बताया गया है वो ऑप्शन ए सही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों? आप ऑप्शन, पहले ऑप्शन देखिए। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप अंदर तक घुस जाती है, भाप ज़्यादा गर्म होती है, भाप हल्की होती है। सोचिए। चलिए आपको बताते हैं। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही है। दरअसल भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी। ध्यान रखिएगा, प्रति ग्राम 536 कैलोरी की गुप्त ऊष्मा लिए रहती है भाप, इसलिए ज़्यादा जल जाते हैं। जबकि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 1 ग्राम बर्फ में 80 कैलोरी ऊष्मा होती है, उसकी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? दरअसल जब कोई पदार्थ अपना अवस्था बदल रहा होता है तो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसमें जो इस समय जो विरोध में जो ऊर्जा लगती है वही उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। जैसे आप जब जल को गर्म करते हो तो जल ही भाप बनता है, तो भाप बनने के दौरान जल से भाप बना तो अपनी अवस्था का विरोध करता है। तो इस विरोध के दौरान उसमें जो गुप्त जो ऊर्जा होती है, संचित होती है, वही होती है 536 कैलोरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। एक चीज़ और बता दें कि आप जब एक रोटी खाते हो तो आपको एक रोटी से 50 से लेकर 100 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। डिपेंड करता है कि रोटी कितनी मोटी है। आप 100 ग्राम बादाम खाओ, 100 ग्राम बादाम खाओगे तो भी आपको 200 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। और हमारे भारत में जो मानक बनाया गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य को, स्वस्थ पुरुष को 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए दिन भर में, और स्वस्थ महिला को 2000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए दिन भर में। तो यहाँ पर और एक चीज़ और अभी आपको बताएं, अगर आप 1 घंटा तक खड़े हो तो आपको लगभग 200 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। तो इंपॉर्टेंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, याद रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन जो पेपर में आया था उसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन ये आया था कि 1 गिलास जल में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो ध्यान रखिएगा, जल में कोई ऊर्जा नहीं होती है, 0 कैलोरी आंसर होगा। जब आया था तो सबका दिमाग चकरा गया था ये पेपर में जब क्वेश्चन आया था। यहाँ ऑप्शन ए सही था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जैसे आप न्यूटन के नियम पढ़े हो, वैसे ऊष्मागतिकी का भी नियम है। अगर आप हाई स्कूल पढ़े होंगे तो वहाँ मिला होगा आपको। ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण से, ऑप्शन बी है ताप संरक्षण से, ऑप्शन सी है कार्य संरक्षण से, ऑप्शन डी है संवेग संरक्षण से। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण से। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ऊर्जा के संरक्षण से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों प्रकार की? निश्चित नहीं है, बदलती रहती है। सोचिए। चलिए आपको बताते हैं। ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? जो माध्यम के चलने के लंबवत कंपन करती हैं, ऐसे ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो प्रकाश किस प्रकार के तरंग है? अनुप्रस्थ तरंगे। याद रखिए। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती हैं? जो माध्यम के चलने की दिशा में ही कंपन करती हैं, जैसे ध्वनि तरंगे होती हैं, जिधर चलती हैं उधर ही कंपन करती हैं। और जो रस्सी से हम तरंगे उत्पन्न करते हैं, रस्सी ऊपर नीचे करके, वो होता है अनुप्रस्थ तरंगे। जो आप पत्थर मारते हो पानी में तो वहाँ जो तरंगे उत्पन्न होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यहाँ ऑप्शन ए सही था, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंगों के समान, कण के समान, तरंग और कण दोनों के समान, द्रव के समान? सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। तरंग एवं कण दोनों के समान। दरअसल प्रकाश के कण सिद्धांत, जो प्रकाश का कण सिद्धांत दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे न्यूटन ने, कि प्रकाश कणों के माध्यम से पृथ्वी पर आती है। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था प्लांक ने, वैज्ञानिक प्लांक। आप प्लांक का नियतांक पढ़े होंगे। तो वैज्ञानिक प्लांक ने कहा था कि प्रकाश तरंगों के माध्यम से पृथ्वी पर आता है, और इसी पर उन्होंने प्रकाश के विवर्तन सिद्धांत का व्याख्या किया था। विवर्तन समझते हो? प्रकाश का अपने किनारों पर मुड़ जाना। जैसे आप दरवाजा है ये, आप इस पर टॉर्च मारो, रोशनी मारो, तो रोशनी यहाँ किनारे से मुड़कर बाहर निकल जाएगी। तो ये जो रोशनी किनारों पर मुड़ के थोड़ी सी रोशनी बाहर आती है, यही है प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन ए है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन बी है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आता है। ऑप्शन सी है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है। ऑप्शन डी है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में नहीं होते हैं। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। इसको समझिए आप। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, और अब देखिए पृथ्वी पर रोशनी कब आएगी? सूर्य से रोशनी निकल के पृथ्वी ऐसे डायरेक्ट आएगी, और पृथ्वी के जिस हिस्से पड़ेगा वहाँ दिन रहेगा, और पृथ्वी के पीछे वाला हिस्सा रात रहेगा। लेकिन अगर यहीं बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा? इस हिस्से की रोशनी को रोक लेगा, अतः इस हिस्से पर चंद्रमा का छाया पड़ेगा, अतः यह हिस्सा काला दिखाई देगा, मतलब अंधेरा दिखाई देगा। तो किसकी रोशनी को ग्रहण लगा? सूर्य की रोशनी, क्योंकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पा रही है, अतः इस स्थिति को बोलेंगे सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में क्या हुआ? सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा आ गया है। तो ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या पूर्णिमा दोनों के दिन? सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। दरअसल ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ेगी, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर आएगी, तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, और इस दिन चंद्रमा पूरा चंद्रमा खिला रहता है। इस पूर्णिमा के दिन होता है। लेकिन जब कभी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ जाए, अतः सूर्य की रोशनी को पृथ्वी रोक ले, तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। तो इस स्थिति को चंद्र ग्रहण बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी नहीं आ पा रही है, तो चंद्र ग्रहण बोला जाएगा। और चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा को दिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। क्वेश्चन है, हीरे के चमक का कारण क्या होता है? जो हीरा चमकता है, इसका कारण क्या होता है? उसमें उच्च पारदर्शिता होती है, उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, बहुत कठोर होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है? सोचिए। चलिए ऐसा बताते हैं। उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। हीरे की चमक का कारण क्या है? उसका जो अपवर्तनांक होता है सबसे उच्च होता है। आप पढ़े होंगे कि किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो हीरा का होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरे का अपवर्तनांक सभी से ज़्यादा होता है, इसलिए हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है। और हीरे का चमक का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझते हो? एक बार हीरे में प्रकाश घुस गया तो हीरे से निकल नहीं पाता प्रकाश, अतः उसी में घूमता रहता है, हीरा इसलिए चमकता रहता है। अतः एक बार प्रकाश उसमें घुस गया, नहीं निकल पाएगा, तो आप हीरे को अंधेरे में भी ले जाओगे तो चमकता रहता है, इसीलिए हीरा अंधेरे में चमकता है। ऑप्शन बी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लीजिए। ऑप्शन बी सही था। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कब बनता है? परावर्तन और अपवर्तन के आधार पर, परावर्तन और परागमन के आधार पर, विवर्तन और अपवर्तन के आधार पर,
परावर्तन और विवर्तन के आधार पर। सोचिए, चलिए आंसर बताते हैं। सूर्य इंद्रधनुष जो है वो परावर्तन और अपवर्तन के आधार पर बनता है। परावर्तन और अपवर्तन के नियम के आधार पर इंद्रधनुष बनता है। सूर्य की किरणें उसमें जाकर एक बार अपवर्तित होती हैं, फिर परावर्तित होती हैं, उसी में बार बार घूमती रह जाती हैं, अतः इंद्रधनुष बनता है। एक चीज़ और जानते रहिएगा, इंद्रधनुष जब बनता है तो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए सही था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पानी में डूबी सुई तिरछी दिखाई देती है, क्यों? सोचिए सोचिए। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, उत्प्लावन के नियम से। चलिए आंसर बताते हैं। अपवर्तन के नियम से, ऑप्शन बी सही है। अपवर्तन क्या होता है? जब आप पढ़े होंगे कि जब कोई प्रकाश सरल माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश सरल माध्यम में आसानी से बहुत तेज चलता है, और सघन माध्यम में, विरल माध्यम में बहुत तेज चलता है, और सघन माध्यम में बहुत धीमा, थोड़ा धीमा हो जाता है, अतः वह झुक जाता है। और इसी झुकाव की वजह से ही जो हमें कोई चीज़ डूबी हुई दिखाई देती है, थोड़ी तिरछी दिखाई देती है। ऑप्शन बी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 30, 60, 90, 180। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी सही है। आप एक पढ़े होंगे, साइन आई बराबर साइन आर, स्नेल का नियम, मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। पढ़े होंगे आप, प्रकाश चैप्टर में है। ऑप्शन बी सही है, वो 60 है तो वो भी 60 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। क्वेश्चन है, दर्पण को थीटा, अगर किसी दर्पण को थीटा अंश घुमा दिया जाए तो उससे जो परावर्तित किरणें हैं कितना घूमेंगी? थीटा ही घूमेंगी, कि थीटा का आधा घूमेंगी, कि 4 थीटा उसके 4 गुना घूमेंगी, कि थीटा का दुगुना घूमेंगी, 2 थीटा घूम जाएंगी? सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन डी सही है, 2 थीटा घूम जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रटना ही पड़ेगा, यहाँ पर समझने वाली कोई बात नहीं है। आप याद रखिएगा कि अगर दर्पण को थीटा घुमाएंगे तो उसमें जो परावर्तित किरणें हैं 2 थीटा घूम जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन डी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का? सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? आप देखे होंगे गर्मियों में दूर पर हमें लगता है जैसे वहाँ पर पानी है, ये मृग तृष्णा है, मतलब झूठ, मतलब गलत चीज़ दिखाई देती है। ये जो बनता है दूर पर लगता है पानी है, वहाँ पर पेड़ उल्टे दिखाई दे रहे हैं, यह क्या है? इसे ही बोलते हैं मृग मरीचिका। और यह किस सिद्धांत पर काम करता है? यह काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जहाँ प्रकाश आपस में ही एक जगह एक बार परावर्तित होता है, एक बार अपवर्तित होता है, परावर्तित होता है, अपवर्तित होता है, चीज़ों का वहीं पर चित्र बना देता है। ऑप्शन बी सही था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इस पर चर्चा पिछले बार भी हो चुका है। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी है विवर्तन। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एंडोस्कोपी जो होता है, शरीर के अंदरूनी भाग का परीक्षण करने के लिए एंडोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। एक यंत्र है यह जो काम करता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है? एक बार प्रकाश जिस माध्यम में घुस जाता है उसी बार बार उसी माध्यम में घूमता रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। पहली बात। दूसरी बात, इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ऊर्जा जितनी जाती है उतना ही वापस आती है। तो ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी बात, एंडोस्कोपी का प्रयोग क्या करते हैं? शरीर के अंदरूनी भाग के निरीक्षण के लिए। ऑप्शन सी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण? सोचिए।